हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। इधर आएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज की हमारी क्लास रहेगी आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 का मैथ का पेपर हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 9 मई 2022 शिफ्ट 1 का पेपर है और लेवल 6 का पेपर है। आप चाहें तो इसे किसी भी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई बुक है प्रीवियस ईयर पेपर की तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा, मैम इसे क्यों करा रही हैं अभी? तो इसे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि नया बैच अगर मैं लॉन्च कर दूंगी अभी तो बीच में बच्चे फिर कहेंगे मैम सीबीटी 2 का करा दीजिए, सीबीटी 2 का करा दीजिए। तो इसको करके फ्री हो जाएंगे, उसके बाद नया बैच लॉन्च करेंगे तो उस पर अपना फोकस रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो बैच ऐसा होगा बिल्कुल जीरो से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। उसको एक बार अगर आप कर लेंगे तो चाहे आप कोई भी पेपर दे लो, ग्रुप डी से लेकर के एसएससी सीजीएल मेंस तक की सारी चीजें उसमें कवर की जाएंगी। तो उसको पीडीएफ बनाना, हर क्वेश्चन को डालना, उसमें छांट छांट के सारी चीजें, उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो उसमें क्या, इतना टाइम हम क्या करेंगे ना, इसको कंप्लीट करा देते हैं और साथ में छोटे छोटे टॉपिक भी बीच में लाती रहूंगी जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा। ठीक है ना, वो भी करेंगे साथ में और ये वाली सीरीज करेंगे। जब तक ये वाली सीरीज चलेगी तब तक अपना पीडीएफ बन के तैयार हो जाएगी नए बैच की। ठीक है, फिर उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मैं ऐसे कराना चाहती हूँ, मतलब जो बच्चा पहली बार भी अगर पढ़ रहा है फिर भी उसे सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, उसको इस तरह से डिजाइन करेंगे चीजों को। इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे अभी। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि y बराबर क्यू रूट का 6 माइनस का 4 है तो y क्यू प्लस का 12 बाई स्क्वायर प्लस का 48 बाई प्लस का 100 का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये क्या है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमें बनाना है, ये हमें क्वेश्चन देख के पहचाननी पड़ेंगी चीजें। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, अगर जैसे 4 को मैं धन ले लूं तो इसको मैं तोड़ सकती हूँ 64 प्लस का किसमें, 36 में। ठीक है, ऐसा तोड़ सकते हैं 100 को, मैंने 100 को तोड़ दिया तो ये मेरा बन जाएगा क्या, बाई प्लस 4 का होल क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा ये वाला मेरा। तोड़ पाएंगे ऐसे? ऐसे यहाँ से डायरेक्ट नहीं तोड़ पा रहे हैं तो पहले हम इधर से करेंगे। ठीक है ना, ये हमें एकदम से चीजें नहीं आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो सिलेबस कराया है, अगर आपने वो कंप्लीट सिलेबस अच्छे से देखा है तो आज का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है, चीजें ठीक से कवर नहीं की हैं तो फिर देखो मेरी गलती इसमें नहीं है ना। चीजें कोई भी टीचर है ना, आपको सिर्फ समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आप ये पढ़ लो, आपको करा के देंगे कि आप ये कर लो, करना आपको ही पड़ेगा, ये आप पर ही डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 है ना इधर लेके आएंगे तो बाई प्लस का 4 इज इक्वल टू क्यूब रूट का 6 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई क्यू ए क्यू प्लस का बी क्यू लगाएंगे, 64 ए क्यू प्लस का बी क्यू मतलब 4 का क्यू, तो बाई क्यू प्लस का 64 प्लस का 3ab करेंगे तो 4 तिया 12 बाई और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब बाई प्लस के 4 इज इक्वल टू क्यू करेंगे तो क्यू से क्यू रूट कट जाएगा और 6 हमारे पास केवल बचेगा। ठीक है, यहां से इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बाई क्यू प्लस का 64 प्लस का 12 बाई स्क्वायर, इसका मल्टीपल होगा इसके साथ तो प्लस का 12 चौक 48 बाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। बाई क्यू 64, इसको तोड़ेंगे 64 प्लस का ये कितना है 36 हमारा। ठीक है ना, और 12 बाई स्क्वायर 48 बाई हमें क्या करना है, इसे 100 बनाना है। तो यहाँ पर हम कितना ऐड कर ले, 36, और इधर भी कितना ऐड कर ले फिर हम 36। ठीक है, दोनों तरफ 36 ऐड कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है नहीं होनी चाहिए। तो ये बाई क्यू प्लस का 12 बाई स्क्वायर प्लस का 48 बाई प्लस का 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42, और ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे तोड़ पाएंगे आप? ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा तरीका है नहीं करने का, होता तो मैं आपको जरूर बताती। ठीक है, हाँ छोटा कर सकते हैं, अगर आप कुछ कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर पा रहे हैं तो इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे।
ये तो 2 साइन बाई प्लस का कॉस बाई इज इक्वल टू रूट का 5 साइन बाई है, तो टेन बाई का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को इधर साइन के साइड में ही ले जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि कॉस बाई इज इक्वल टू रूट का कितना है 5, ठीक है ना, स्क्वायर रूट का 5 और साइन बाई, ये वाला 2 साइन बाई इधर इधर की साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2 साइन बाई, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। हमने क्या किया, हमने करा इसको उठा के हम इधर ले गए, तो ये प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। तो इधर आके माइनस का हो गया। अब यहाँ से मैं साइन बाई बाहर ले लूं और बटे में इधर आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूं, चलो मैं एक एक लाइन करके लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो कॉस बाई, यहाँ से मैंने साइन बाई बाहर ले लिया, ब्रैकेट में रूट का 5 माइनस का 2 मेरे पास बचा, ठीक है, ये बचा। ये साइन बाई इधर आ जाएगा तो मैं यहाँ से कॉस बाई बट्टे में साइन बाई लिख सकती हूँ, बराबर रूट का 5 माइनस के 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कॉट बाई। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री करा रही थी, उसमें मैंने आपको ये लिखवाया था कि आपका जो कॉट थीटा होता है इसके बराबर 1/tan थीटा भी होता है, साथ में कॉट थीटा बराबर आपका कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा भी होता है, और tan थीटा बराबर आपका 1/cot थीटा होता है, और tan थीटा बराबर आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको करा रखी है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, ओके। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं कॉट बाई इज इक्वल टू रूट का 5 माइनस के 2। अब कॉट बाई बराबर रूट का 5 माइनस का 2 है, तो tan बाई बराबर कितना आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। tan बाई मेरे से पूछा है 1/रूट का 5 माइनस के 2। इसको करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए बेसिक तरीका बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, आपको क्या करना है, ये साइन को चेंज करके लिख देना है, रूट का 5 प्लस के 2 बटे में इसका स्क्वायर माइनस का इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 5, इसका स्क्वायर करेंगे 4, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रूट का 5 प्लस का 2, ठीक है। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो इसे आप ऐसे करेंगे, करना नहीं है, अभी सीखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम ये बच्चों वाले तरीके अपनाते रहें। मैंने कहा कि tan बाई बराबर 1/रूट के 5 माइनस के 2 है, तो हमने करना है रेशनलाइज इसको, तो यहाँ पर हम मल्टीपल कर लें रूट के 5 प्लस के 2 से ऊपर नीचे, ठीक है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो a प्लस बी a माइनस बी बन गया, तो हमारे पास रूट का 5 प्लस के 2 बट्टे में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, रूट के 5 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, ये बन गया हमारा, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है, रूट का 5 प्लस के 2 बट्टे में 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, कोई भी अंतर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अभी समझ में आ गया। देखो मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया है, लेकिन मैं इसे हटाऊंगी यहाँ से, आपको सिर्फ से दिमाग में रखना है, ये ऐसे सीखना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास में कि आप ये लल्लुएस्ट वाले तरीके अपनाते रहें। इसमें आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। ये समझ में आना चाहिए, सिलेबस मैंने करा दिया है, और अगर आपका कुछ भी चीज इसमें समझ में नहीं आए तो वो वाला चैप्टर आपने अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। जो मैंने सिलेबस कराया है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, वो आपका ग्रुप डी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी प्री के लिए, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के लिए, और मैथ्स के लिए, सभी के लिए पर्याप्त है, सफिशियंट है वो, ठीक है ना। भटकना नहीं है इधर उधर, अगर भटकना चाहते हैं तो आप भटक सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है। चलिए, एबीसीडी एक आयत है जिसमें ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है। ओ एक वृत्त का केंद्र है जो आयत एबीसीडी की 3 भुजाओं ए बी बी सी और सी डी को स्पष्ट करता है। ओबीसी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो एबीसीडी क्या है, एक आयत मतलब कि रेक्टेंगल। यहाँ बनाएंगे हम एक रेक्टेंगल, मैंने बना दिया ये एक रेक्टेंगल, ठीक है जी, ये रेक्टेंगल बना दिया। ए बी 10 सेंटीमीटर है, मैं इसको ए
बी, सी और डी मान लेती हूँ। ओके, ए बी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, ओ एक वृत्त का केंद्र है जो आयत ए बी सी डी की तीन भुजाओं ए बी सी और सी डी को स्पर्श करता है। तीनों को स्पर्श करता है तो कुछ ऐसे ऐसे ये बना होगा, ठीक है ना। थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसको हम ऐसे 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 बनाएंगे, तीनों को टच करते हुए ऐसे बना होगा, ठीक है। थोड़ा गोल नहीं बनाया, अपने हिसाब से इसे गोल बनाना। ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस, ठीक है। ये रेडियस हो जाएगी, ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी, इधर मिलाएंगे ये भी रेडियस हो जाएगी, सब रेडियस हो जाएगा। हमसे पूछा है ओ बी सी का क्षेत्रफल, ये ओ है इसका सेंटर पॉइंट और ओ बी सी का क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट का हमसे ओ बी सी इसका एरिया हमसे पूछा है, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रायंगल बन गया ये वाला, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रेडियस, क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये अगर पूरा कितना है हमारे पास में 8 है, तो ये कितनी आ जाएगी 4, ये कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है ये सेंटर पॉइंट होगा इसका सर्कल का, और यहाँ पर ये इसको मिडिल में यहाँ पे टच कर रहा होगा, तो ये वाली डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही ये वाली डिस्टेंस होगी। तो ये 4 ये 4, तो फिर ये भी 4 और ये भी 4। अभी समझ में आ रहा है आपको, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ आपको। अब अगर कोई भी ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ये आपको इसका बेस दिया हुआ है और ये इसकी आपको हाइट अगर दी हुई है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, क्या एरिया, वो होता है 1/2 इंटू का बेस इंटू का हाइट, ठीक है। ये मैंने सारी चीजें आपको करा रखी हैं, इसलिए मैंने कहा कि सिलेबस जब मैं करा रही थी ना, मैं बार बार बोल रही थी कि सिलेबस अच्छे से कर लो, इससे बाहर नहीं जाएंगी चीजें। 2 या 3 चैप्टर छूटे थे लास्ट में, प्रोबेबिलिटी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कुछ था एक चैप्टर, वो था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसे यूट्यूब से किस किस टीचर से कंप्लीट करना है, 3 चैप्टर ओनली, बाकी मैंने पूरा आपको करा के दिया है अच्छे से। अगर आपने अच्छे से कर लिया है ना सिलेबस, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैंने आपको बार बार बोला था, लेकिन आपकी मर्जी, क्या करेंगे आप। अभी देखो हम कहाँ थे, यहाँ थे, तो इसका मेरे से ट्रायंगल का पूछा है एरिया, ट्रायंगल ओ बी सी का, ठीक है। क्या पूछा है, एरिया, तो इसका एरिया होगा आपका 1/2 इंटू का हाइट कितनी आ जाएगी, रेडियस 4 और बेस कितना है हमारे पास 8, ये तो 2 से काटेंगे 2 बार, 8 दूनी 16, ये आपका क्या होगा, एरिया होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में हमारा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप करेंगे इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी आपको रेक्टेंगल के फॉर्मूले अगर चाहिए तो रेक्टेंगल के फॉर्मूले भी मैं इधर लिख देती हूँ, इसको आप लिख लेना, फिर मैं इसके फॉर्मूले इधर लिखूंगी। इसका अगर आपसे एरिया पूछा जाए रेक्टेंगल का, तो L इंटू का B, ये जो साइड होती है ये कहलाती है लंबाई, मतलब ये होगी आपकी लंबाई, ठीक है। कहाँ बनाऊं, पूरा है ना, रंग दिया मैंने अच्छे से उसको, ये आपकी हो जाएगी लंबाई, ठीक है जी, और ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। तो L इंटू B क्या हो जाएगा, एरिया। अगर हमसे पेरीमीटर पूछा जाएगा, क्या, पेरीमीटर मतलब कि परिमाप, परिमाप होता है इसका 2 ब्रैकेट में L प्लस का B, इसमें विकर्ण भी होता है, इसका हर एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। इसमें विकर्ण भी होता है एक, विकर्ण मतलब कि डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल, हिंदी में ही लिख देती हूँ, चलो विकर्ण, विकर्ण, ठीक है ना। तो विकर्ण होता है इसका अंडर रूट का L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, ओके। ये 3 फॉर्मूले आपको इसमें याद होने चाहिए। और ट्रायंगल का जो एरिया था वो मैं इधर लिख देती हूँ, ट्रायंगल का एरिया, अगर आपको बेस दे रखा है और ये आपको हाइट दे रखी है, ठीक है ना, तो ट्रायंगल का एरिया होता है, इसका जो एरिया होगा वो होगा एरिया, एरिया होगा इसका 1/2 इंटू का बेस इंटू का हाइट, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे,
इतनी सी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है क्वेश्चंस। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइम मेंशन करके पूछ सकते हो। 5 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था। 5 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 होगा। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद मतलब 10 साल का टाइम गैप है हमारे पास। ये फादर है और ये इनके बेटा जी हैं। ठीक है ना, तो 7:2 था 5 साल पहले, और 5 साल के बाद में 9:4 होगा, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो इधर देखोगे तो कितने की वृद्धि हुई है, 2 की। इधर देखोगे तो कितने की वृद्धि हुई है, 2 की। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। ठीक है ना, 5 साल पहले और 5 साल बाद टाइम गैप कितने का आ गया, 10 का, और यहाँ टाइम गैप कितने का है, 2 का। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। 1 की कितनी आ जाएगी, 5। 1 की अगर हमारे पास 5 है तो यहाँ पर 7 कितनी आ जाएगी, 7 पन्ना 35, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 5 साल पहले का है, ये 5 साल पहले का है। तो इनको मैं प्रेजेंट में अगर लेके आऊं, किसमें, प्रेजेंट में। ठीक है ना, प्रेजेंट में लेके आते हैं इनको। प्रेजेंट में अगर हम लेके आए तो प्रेजेंट में ये जो फादर है और कौन है, सन, वो 5 ऐड करेंगे तो 5 ऐड हो जाएगा प्रेजेंट में, तो ये 40 के हो जाएंगे और ये 15 के हो जाएंगे। ठीक है जी, यही कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कितने वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब ये अगर 1 का है तो ये 2 के हो जाने चाहिए, कितने वर्षों के बाद। तो मैंने मान लिया कि x वर्ष के बाद, यहां हम लगाएंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, मैंने मान लिया कि x वर्ष के बाद ये क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो जितने वर्षों के बाद या पहले होना है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीपल, इसका इधर इसका इधर, इधर करेंगे 15 दूनी 30, इधर करेंगे तो 40, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 10 आ जाएगा। इधर करेंगे x आएगा, इधर करेंगे 2x आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास x आएगा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि इस 10 की वैल्यू क्या है, x। अब मैंने क्या माना था, x वर्षों के बाद, तो x की वैल्यू क्या है, 10, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, x बराबर क्या है हमारे पास, 10। ये क्या है आपका आंसर। अगर आपको यह समझ में नहीं आया हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये कितने का हो जाएगा, 40 का, और ये कितने का हो जाएगा, 15 का। ठीक है ना, 5 साल ऐड करेंगे, फिर इसको इधर ले आएंगे, ये फादर ये सन, 40 प्लस का x कर दें और 15 प्लस का x कर दें, तो ये 2/1 होनी चाहिए, पुत्र की आयु का डबल होना चाहिए पिता। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। ये वाली चीज ही है ये, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, यहाँ थोड़ा आपको इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसका मल्टीपल इधर करेंगे, इसका मल्टीपल इधर करेंगे, तो हमें मिलेगा 40 प्लस का x और 15 दूनी 30 प्लस का 2x। ठीक है, तो 40 प्लस का x बराबर 15 दूनी 30 प्लस का 2x। 30 को इधर ले जाएंगे, x को इधर ले जाएंगे, तो x बराबर बचेगा, आ जाएगा हमारे पास 10। आप कैसे भी कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, जैसे आपको समझ में आया हो आप वैसे कर लेना। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया है, आपकी मर्जी है कि आप कौन सा तरीका अप्लाई करना चाहते हैं एग्जाम में। एक लंबवृत्तीय शंकु एक अर्धगोले पर जुड़ा हुआ है। शंकु की आधार त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर को रंगने में 25 रुपए का खर्चा आता है, तो मिश्रित वस्तु को रंगने में खर्च ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये आपका CBT 2 का पेपर है, घबराना नहीं है, एक आध क्वेश्चन इसमें हार्ड आएगा। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन, बट उतना हार्ड भी नहीं है। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये हमने क्या बनाया, एक शंकु। ठीक है, बट शंकु किस पर है, एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। ये हमने बना दिया क्या, अर्धगोला, और उसके ऊपर से शंकु। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा ये, तो मैंने इसको हटा दिया और मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि फिगर अगर अच्छा नहीं बनता है ना तो पढ़ाने में मजा नहीं आता, तो फिगर एकदम मस्त बनना चाहिए। ये बन गया हमारा शंकु, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी स्लेंट हाइट हो गई। ठीक है,
ये क्या है नीचे वाला पार्ट? अर्धगोला। मैं इसको दूसरे पेन से कर देती हूँ, जैसे मैंने पिंक वाला ले लिया और अभी मैं इसी से करूँगी। चल जाओ भाई चल जाओ, इससे करूँगी, ठीक है ना, ताकि आपको अलग अलग चीजें पता रहें कि कौन सा अर्धगोला है और कौन सा कौन है। ये है हमारा अर्धगोला। अभी समझ में आ गया आपको? शंकु की आधार त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तो ये रेडियस हमने सेम सेम कर दी दोनों की, ठीक है जी। अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये व्यास अगर 12 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होती है? डायमीटर की आधी, मतलब कि रेडियस आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, हाइट आ जाएगी हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा हटा के लिखेंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ही बोल रही हूँ कि दिखाई दे रहा है। इसको लिखेंगे हम इधर 8 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी लेंथ होती है, स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट बराबर होता है अंडर रूट का हाइट का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। तो लेंथ बराबर आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट होती है, मैं ट्रिपलेट आपको कराई थी, उससे आप इसे पता रखेंगे, ठीक है। नहीं पता रख पा रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे किसको? हाइट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बनेगा, रूट के बाहर 100 क्या निकलेगा? 10 निकलेगा, ठीक है। तो स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये पाई सेंटीमीटर को रखने में 25 का खर्चा आता है, तो मिश्रित वस्तु को रखने में कितना खर्चा आएगा? तो हमें क्या चाहिए? इसका चाहिए CSA, मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए हमें, कौन का भी और सेमी स्फीयर का भी, ठीक है ना। तो इसका जो CSA होता है, पेन का कलर चेंज करती हूँ मैं और अपने ही कलर पर आती हूँ, क्योंकि मेरे को ब्लू और रेड ही पसंद है, तो मैं आती हूँ इधर, ठीक है। पहले इसके फॉर्मूले लिखवा देते हैं, सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। CSA मतलब कि कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो कौन का होता है वो होता है पाई आर एल, और इसका जो अर्धगोला है सेमी स्फीयर, ठीक है ना। जो अर्धगोला है सेमी स्फीयर, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूले इसके सारे लिखवा दूंगी दोनों के, ठीक है। तो मुझे चाहिए CSA, यहाँ हम लिखेंगे CSA कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर हमारे पास 6 है, एल हमारे पास 10 है, ठीक है, प्लस का 2 इंटू का पाई और आर हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 60 पाई और ये 36 दूनी 72 पाई, तो 132 पाई टोटल, ठीक है। 132 पाई ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर, देखो एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को रखने में 25 रुपए का खर्चा आता है। तो CSA एरिया हमेशा स्क्वायर में और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में, ठीक है। तो यहां से हमसे कहा जा रहा है कि अगर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को रखने में 25 रुपए का खर्चा आता है, तो 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को रखने में कितना खर्चा आएगा? तो ये इसका 25 गुना है, तो इधर भी कितना करेंगे? 25 गुना करेंगे। समझ में आ रहा है? 25 दूनी 50, 5 कैरी जाएगा, 25 दिए 75 और 5 80, 8 कैरी आ जाएगा, 25 एकम 25 और 8 कितना होगा? 33। तो 3300 रुपए का टोटल खर्चा आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन में क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। बहुत बेसिक से मैंने आपको कराया है, इसके फॉर्मूले लिखवाए हैं CSA कौन का भी और सेमी स्फीयर का भी। कौन मतलब के शंकु और ये अर्धगोला। अब इनके दोनों के फॉर्मूले में नए पेज पे लिखवा देती हूँ अलग अलग बना के डायग्राम। इधर मैं बनाऊंगी कौन और इसके अलग फॉर्मूले लिखेंगे और उसके अलग लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाती है इसकी हाइट, ये हो जाती है इसकी रेडियस और ये इसकी स्लैंट हाइट। इसके स्लैंट हाइट बराबर होता है अंडर रूट का हाइट का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम मतलब कि आयतन, तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका CSA मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल।
टीएसए की बात करें टोटल सरफेस एरिया तो पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अभी मैं बनाऊंगी इधर एक अर्धगोला, ये होता है एक अर्धगोला सेमी स्फीयर, ये इसकी रेडियस हो जाती है, ठीक है। इसके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम मतलब कि आयतन, तो वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसके सीएसए की बात करूं तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अगर ये पूरा गोला होता, पूरा मतलब कि ऐसे बना होता, ऐसे पूरा गोला अगर ये होता ऐसे बना होता, तो ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। तो इसमें इसका जो वॉल्यूम आता, वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका सीएसए बराबर इसका टीएसए होता, और वो होता हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बराबर बराबर इसमें ये रहता है। इतने फॉर्मूले आपको इसमें से याद होने चाहिए। अभी हम बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। यदि इसका मूल्य 100 रुपए प्रति मीटर, 100 रुपए प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कौन है उसका सीएसए आपको बताना है, खर्चा उसमें मल्टीपल कर देना है, ठीक है ना। तो एक है शंक्वाकार तंबू, ये मैंने बनाया क्या, शंक्वाकार तंबू, जिसके आधार की त्रिज्या 9 मीटर है, तो मैंने इसको 9 मीटर बना दिया, ठीक है। ऊंचाई 12 मीटर है, तो मैंने इसको 12 मीटर बना दिया, ठीक है जी। अब ये 12 है, 9 है, तो ये स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, 15 मीटर, बिकॉज ये ट्रिपलेट है, मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाई थी, 9, 12 और 15 की। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या, स्लैंट हाइट L बराबर क्या होगा, रूट का 12 का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 225, और 225 बाहर कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर ये बनता है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़ना है, इसको सॉल्व करना है। तो मुझे चाहिए इसका सीएसए, अभी अभी मैंने लिखवाया है, क्या होता है, पाई आर एल। ये कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू, पाई को पाई रखेंगे क्योंकि हमें पाई में दे रखा है ये, और आर हमारे पास 9 है और एल हमारे पास 15 है, तो ये आ जाएगा 15 निम्मा 135, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि पाई मीटर स्क्वायर को रंगने में 100 रुपए का खर्चा आता है, तो 135 पाई मीटर स्क्वायर को रंगने में कितना खर्चा आएगा, तो ये इसका 100 गुना है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा बाबा, समझ रहे हो। तो 135, तो 135 पाई मीटर स्क्वायर तो इधर है, पाई मीटर स्क्वायर इधर है, तो 100 का मल्टीपल करेंगे। ये क्या दिक्कत है भाई, सॉरी, पानी पीऊंगी थोड़ा सा, है ना, 1 मिनट से नोट डाउन करो, थोड़ा सा पानी पीती हूँ मैं भी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया है। एक राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 10 वर्ष में 75% बढ़ जाती है। समान राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर से 6 वर्षों में कितना % बढ़ जाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है। फॉर्मूला नहीं लगाना है, 10 वर्षों में कुछ क्वेश्चन है ना, हमसे बोल रहे होते हैं कि मुझ में पेन नहीं चलाना है, और हम क्या करते हैं, पेन चलाने लग जाते हैं उसमें। ये क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि मुझ में पेन नहीं चलाना है। 10 वर्षों में 75% बढ़ती है, तो 6 वर्षों में कितना % बढ़ेगी, ये इसका 7.5 गुना है, इसका भी 7.5 गुना करेंगे, तो 7 दूनी 15, 15 तिया 45, ये आपका 45% आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैंने मन मन में कर लिया, 7.5, 1 बराबर 2 बराबर 15 और 3 बराबर 15 तिया 45, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 बराबर इसको बना करके, ठीक है। दिमाग में अभी तो मैं समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ऐसे कर लो फिर आप। ये इसका कितना गुना है, 7.5 गुना है, तो इधर भी कितना करेंगे आप, 7.5 गुना करेंगे, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप। कहाँ से बताने क्यों आ रही है मेरे को आज इतनी,
₹5000 की कुल राशि में से दानिश ने एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। यह दानिश का 2 वर्षों में अर्जित कुल लाभ, कुल ब्याज ₹1072 है। तो दानिश द्वारा 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताया था कि इसको एलिगेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो वही वाला तरीका हम इसमें अभी अप्लाई करेंगे। तो 12% पर और 10% पर उसने निवेश किया है और 2 वर्षों में है इसको, 2 वर्षों में कुल ब्याज जो है 1072 मिलता है। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 2 वर्षों में जो ब्याज मिलता है वो है 1072 रुपए। तो एक वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, 536 रुपए, ठीक है। अब आप मान के चलो कि उसने पूरा का पूरा पैसा अगर 12% से लगाया होता, ये जो 5000 रुपए लगाए हैं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसको भी थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। इधर से करेंगे कि 2 वर्षों में ब्याज मिलता है 1072, तो एक वर्ष में ब्याज मिलेगा 536 रुपए, ठीक है ना। यहां तक हमने करा। अब हम इधर आएंगे, 5000 रुपए थे टोटल के टोटल। तो मैंने ये कहा कि अगर इसने 5000 रुपए पूरे के पूरे 12% से लगाए होते तो एक साल में ब्याज मिलता 12 पंच 60, मतलब कि 600 रुपए यही मिलता। अगर इसने 5000 रुपए पूरे के पूरे 10% से लगाए होते तो एक साल में ब्याज मिलता है इसको 500 रुपए। बट मिला कितना है, एवरेज ब्याज कितना है हमारे पास में, 536 रुपए। एवरेज वैल्यू हमेशा बीच में हमें रखनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे एलिगेशन। इसमें से माइनस करेंगे 36 आ जाएगा हमारे पास में, इसमें से माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा हमारे पास में। अब हम लेंगे रेशियो, 4 निम 36 और 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, 9:16 का रेशियो बनना है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ इन दोनों को ऐड करूंगी तो 25 आ जाएगा। 25 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5000 है। तो ये जो 9 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 दूनी 50, 200 गुना, तो 9 दूनी 18, 1800 रुपए। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 1880, 12% मेरे से पूछा था, 12% का रेशियो क्या हमारे पास, 9, ठीक है। अगर ये पूछा होता तो 16 दूनी 3200 रुपए यहाँ पर आ जाता और फिर ये वाला आंसर आपका होता। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं है, हमसे 10% वाला नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 12% वाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, आपको टाइम सेव करना होता है। कुछ क्वेश्चंस है ना बहुत लेंथी टाइप के होते हैं, तो उन्हें पढ़ करके समझने में भी टाइम लगता है और वो बहुत इजीली सॉल्व हो रहे होते हैं, उन्हें बस पढ़ के समझना होता है। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चंस पे ही टाइम लगा देते हैं सारा का सारा, तो उनके लिए फिर टाइम नहीं बचता है। और एक क्वेश्चंस को छोड़कर आने का मतलब है कि कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो सकता है और आपने उसे छोड़ दिया तो इसका मतलब है आप हजारों स्टूडेंट से धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। और सीट हमारी हजारों में होती है, लाखों में नहीं होती है। बात हमेशा, मैं 2 लाइन बोलती हूँ, उसे एकदम दिमाग में चेप लेना है। चेप लेने का मतलब छाप लेना है उसको, ठीक है। चलो, एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये है हमारे पास एक सर्कल, इसके फॉर्मूले पहले हम लिखेंगे, ये हो जाएगी रेडियस। तो मैं अगर इसके एरिया की बात करूं, एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। इसकी जो परिधि होती है सरकमफेरेंस, ठीक है ना, सरकमफेरेंस या परिधि क्या हिंदी में, वो होती है 2 पाई आर, ठीक है। एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, साथ में एरिया जो होता है वो परिधि का स्क्वायर, परिधि का स्क्वायर बट्टे 4 पाई भी होता है, ठीक है। ये भी होता है एरिया हमारा ये भी होता है कि अगर मैं, जैसे मेरे पास परिधि क्या है 2 पाई आर है, ठीक है ना। अगर मैं इसको क्या कर दूं, गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, आर बट्टे 2 से। तो परिधि को अगर मैं आर बट्टे 2 से गुणा कर दूं तब भी मेरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन रेडियस दिया होगा तो फिर हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकाल ले लेंगे, तो वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप 2 फॉर्मूले इसमें याद रखेंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर और परिधि का स्क्वायर बट्टे 4 पाई। एरिया हो गया, परिधि हो गई, आपका व्यास पूछा जा सकता है, तो व्यास मतलब कि डायमीटर, वो होता है आपका 2 रेडियस, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आपको इसमें पता होना चाहिए। अब मेरे से पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल,
तो इसका हमें निकालना है एरिया, और परिधि हमें दे रखी है, तो परिधि का स्क्वायर करेंगे तो 308 इंटू का 308 बट्टे में क्या आ जाएगा 4 पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, ठीक है 22/7 लिखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा घूम के, तो डायरेक्ट ऊपर लिख दिया उसको। मैं यहाँ लिख देती हूँ पाई की वैल्यू, ठीक है इधर लिख देती हूँ। ये जो पाई की वैल्यू है ना 22/7, मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ इसको, क्योंकि इसकी वजह से ही आज मैं मैथ पढ़ा रही हूँ आपको। कमाल की स्टोरी है सच में मतलब पहले जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू करा था तो मेरे को मैथ आता ही नहीं था बिल्कुल भी। कॉम्पिटिशन की तैयारी जब मैंने शुरू करी थी तो मेरे को पाई की वैल्यू नहीं पता थी, और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सर ने कुछ सिलेबस करा दिया था, और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पूछ रहे थे, ट्रिपलेट वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और पाई की वैल्यू लाइन से बच्चों को पूछते जा रहे थे, किसी से कुछ किसी से कुछ किसी से कुछ। मेरा नंबर आया तो सर ने कहा पाई की वैल्यू क्या होती है, तो मेरे से आपने पाई की वैल्यू बता पाई, और ना ही मैं ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिपलेट्स वो जो होती है, ट्रिपलेट नहीं आइडेंटिटीज, वो भी नहीं, 3 आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये नहीं बता पाई, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan थीटा होता है, ये नहीं बता पाई, और साथ में एक और था कौन सा वाला कॉट स्क्वायर कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये 3 आइडेंटिटीज पूछी थी सर ने, वो भी नहीं बता पाई थी। तो क्लास में क्या हुआ ना, सर ने मेरे को एकदम से बहुत ज्यादा जलील कर दिया। जलील का मतलब बहुत इंसल्ट, मतलब बहुत ज्यादा इंसल्ट, मतलब जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा इंसल्ट कभी हुई नहीं होगी। मतलब सारे बच्चे हंस रहे हैं और हाँ, और मैं चुपचाप से बस आंखों में आंसू लिए बस अंदर अंदर एक आग चल रही है कि अब मेरे को मैथ ही सीखना है, कुछ भी हो जाए। तो उस दिन के बाद मैंने मैथ पर इतनी मेहनत की, मतलब रात रात भर मैं मैथ पढ़ रही हूँ। सुबह कब हो गई मुझे पता ही नहीं चल रहा है, पूरी रात निकल जा रही है, मैं मैथ मैथ इतने इतने पेज में क्वेश्चन सॉल्व करते 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 भर दे रही थी। ऐसा हो गया मेरा, मतलब पूरी रात मैथ पढ़ती थी, पूरी रात मैथ पढ़ती थी, पूरी रात, ऐसा हो गया था। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके चीजें आती हैं, तो आपने ऐसा ही करना है, ठीक है केवल मैथ नहीं पढ़ना है, और भी चीजें हैं आपके पास पढ़ने के लिए, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। बट इतना जरूर आना चाहिए कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे वो सॉल्व होना चाहिए। यहाँ आएंगे तो सॉल्व करेंगे। इससे से 22 से अगर मैं इसको काट दूं, डायरेक्ट इसको काट सकते हैं 22 से, तो 22 एकन 22 और 22 चौका 88, ये हमारा कट जाएगा। उसके बाद इसको मैं 4 से इसको काट सकते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 50 सत्ते 28, ये हो जाएगा हमारा। फिर 14 और 7 7 49 इंटू 11, बहुत बेकार सा कैलकुलेशन हो गई ना, अच्छी वाली कैलकुलेशन नहीं हुई है। आंसर इसका है 7546, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। बट कैलकुलेशन करेंगे हम, ये आ जाएगा 7 यहाँ से बाहर ले लूं तो 14 इंटू का 7 इंटू का 7 इंटू का 11, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो ये 7 7 49, इसको मैं 49 लिख लेती हूँ। 14 निम्मा 126, कैरी लेंगे 12 आ जाएगा, 14 चौका 56, और ये हमारा 8 और 6 आ जाएगा, तो 8 यहाँ पे ले लेंगे और 6 यहाँ पे ले लेंगे, फिर 11 से मल्टीपल कर देंगे तो 6 और 14 के 4, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, और फिर 14 और 1 15, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, तो 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे जल्दी से कर लेना है, ये आपका मैंने आंसर तो टिक कर दिया है, मैंने आपको करके बताया, मैं तोड़ दिया इनको, तोड़ लिया इसको 7 7 49 पर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा, इसके साथ करने के बाद 11 से कर दिया। ऐसे फटाक से कर लेना है तोड़ के, ठीक है। ऐसे ही करना होता है बाबा, जब संख्याएं ऐसी आ जाएं कि आप उसका मल्टीपल नहीं कर पा रहे हैं तो उसे क्या करना है, तोड़ लेना है, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर होगा जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, तोड़ना सीखना है। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाएं बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार है कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करती है, तो पी ओ क्यू की माप ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एक है हमारे पास में सर्कल और समांतर स्पर्श रेखाएं हैं दो, ऐसे ऐसे बनी हुई है, ठीक है। नाम क्या है इनका, ए बी और सी डी, इसको हमने ए मान लिया, ए बी और ये सी डी, ठीक है जी। पी और क्यू ए बी और सी डी पर है, पी और क्यू ए बी और सी डी पर है। पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है, पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है, मान लो यहाँ पर स्पर्श करता है, ठीक है ना।
तो पी ओ क्यू की माप क्या होगी? ओ क्या है? सर्कल का सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये हमसे पूछा है पी ओ क्यू की माप कितनी होगी? कितनी होगी? मैंने आपको कराया है ये किसमें? ज्योमेट्री में। कितनी होगी? 90 डिग्री। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। कैसे होगी? देखो, यहां से ऐसे में खींच दूं तो ये रेडियस हो गई, यहां से ऐसे में खींच दूं तो ये रेडियस हो गई, ये रेडियस बराबर बराबर, ये इसका क्या है? मिड पॉइंट, तो ये भी बराबर और ये भी बराबर। ये पूरा क्या हो गया? बराबर। ये क्या बन गया? स्क्वायर। स्क्वायर बन गया तो ये क्या हो गया? इसका डायमीटर मतलब कि बिकड़, ठीक है ना। डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल मतलब कि बिकड़। और बिकड़ क्या करता है? स्क्वायर के जो एंगल होते हैं उसको आधा आधा बांटता है, और स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। आधा अगर बांटेंगे तो ये कितने का आ जाएगा? 45 डिग्री का। ऐसे ही अगर इधर बनाए हम तो ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और ये भी कितने का आ जाएगा? 45 डिग्री का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका बिकड़ मतलब के डायगोनल। और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, ठीक है ना। 45 डिग्री प्लस का 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या होगा आपका आंसर? अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे अलग से फिगर बना के समझाती हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया? एक स्क्वायर बना दिया बाबा, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर बनाया एक, इसको वर्टेक्स को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, और इसको मैंने डी मान लिया। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अब अगर मैं बिकड़ खींच दूं तो दोनों ही बिकड़ एक दूसरे के बराबर होते हैं, और दोनों ही बिकड़ मिड पॉइंट पर यहाँ पर काटते हैं, ठीक है ना। और दोनों ही बिकड़ एंगल को बराबर बराबर बांटते हैं, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा, और ये वाला भी एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा। बराबर बराबर काटते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यही तरीका लगाया था कि ये 45, ये 45 और ये पूरा 90 डिग्री का हो जाएगा। अभी आ गया समझ में? चलिए अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तब राम को कितना लाभ होता है? ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, सीपी खरीदा बेचा, सीपी मार्क्स प्राइस और एसपी 10% की छूट दी है। छूट हमेशा मार्क्स प्राइस पे दी जाती है, तो 10% बराबर 1/10 होता है। मतलब 10 में अगर खरीदा होगा तो 9 में उसे बेच दिया गया होगा। यही तो मतलब है ना। 10%, 10% बराबर 1/10, मतलब 10 पर 1 की छूट दी है तो 10 में 10 अगर उसका मार्क्स प्राइस है तो 9 में उसे बेच दिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने इसे खरीदा गया बोल दिया है तो सॉरी, 10 अगर मार्क्स प्राइस है तो 9 में उसे बेचा गया है। फिर भी उसको क्या हो रहा है? 12.5% का लाभ हो रहा है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 12.5% बराबर होता है 1/8। परसेंटेज में मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखी है आपको, ठीक है ना। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करना, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से करा रखी है। आप क्लास देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। तो इसका मतलब है कि 8 में अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो 1 ज्यादा में उसे बेच दिया है, 9 में बेच दिया है, लाभ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपने 8 में अगर खरीदी है तो 1 ज्यादा में बेची है, तो यहाँ पर 1 ज्यादा है भी, ठीक है ना। 9 में बेची, 1 ज्यादा है भी। अब हमसे कहा जा रहा है कि यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अंकित मूल्य कितना है हमारे पास में? 10 रुपए। खरीदा कितने में था? 8 में। तो अगर वो 10 रुपए में ही बेच देगा तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 2 रुपए का। कितने पर होगा 2 का प्रॉफिट? 8 पर। 1/8 की वैल्यू 12.5%, 2/8 की वैल्यू 25%। ये क्या हो जाएगा आंसर? ये ना है ना बाबा, इधर से देखो, 1/8 बराबर 12.5%, तो 2/8 बराबर 2 गुना कर दिया, तो इसका 12.5 का भी 2 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 25%। ऐसे ही तो करना होता है, यही दिमाग लगाना है आपने, यही तो सीखना है, यही सीखना है, ठीक है।
एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो वह उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम लेता है। अपनी वास्तविक चाल से यात्रा करते समय दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखा है कि जब भी डिस्टेंस हमारी सेम हो जाती है, डिस्टेंस हम कैसी कर दें, सेम कर दें या इक्वल कर दें या फिक्स कर दें, तो अगर हमको टाइम दे रखा है तो उसका उल्टा स्पीड हो जाता है, स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस अगर सेम है तो, अगर स्पीड सेम है तो स्पीड अगर कैसी कर दी हमने, सेम कर दी। स्पीड अगर फिक्स कर दी, सेम कर दी या इक्वल कर दी, तो जो भी हमारे टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है ना। टाइम का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो होगा। फिर देखो मैंने ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से करा रखी है। अगर हम टाइम को सेम कर दे तो फिर उसका उल्टा कर देंगे। टाइम को अगर हमने कैसे कर दिया, सेम कर दिया, तो स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो सिर को थोड़ा सा हल्के से दीवार में मार लेना है, बहुत हल्के से भी नहीं मारना है और बहुत जोर से भी नहीं मारना है, याददाश्त चली जाएगी। थोड़ा सा ऐसे मारना है कि एहसास हो कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी फिक्स है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, जो पहले चलता था वो अभी भी चल रहा है, चाल को 30% बढ़ाने के बाद, ठीक है ना। डिस्टेंस कैसे हमारे पास में सेम है। डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड के साथ हमने क्या किया है, 30% बढ़ा दिया है। 30% बढ़ाने का मतलब है कि 13 कर दिया है, किससे, 10 से, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 30% बराबर कितना होता है, 3/10 होता है। तो 10 पे 3 बढ़ा दिया, मतलब 13/10 कर दिया। स्पीड अगर इतनी है तो टाइम कितना आ जाएगा, इसका उल्टा, मतलब कि 10/13। कितना कम किया है टाइम हमने, 3, तो 3 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, 15 मिनट कम लेता है, 15 मिनट कम लेता है। तो 3 की वैल्यू अगर मेरे पास 15 मिनट है तो हमसे कहा जा रहा है वास्तविक चाल से यात्रा करते समय दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना था। तो समय पहले वाला कितना था, 13, ये वाला। 3 की वैल्यू अगर 15 है तो 13 कितने आ जाएगा, 13 पंजू 65 मिनट। 65 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 05 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 05 मिनट। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और गोले की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। गोले के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये है आपका एक खोखला गोला। अच्छे बन जाओ भाई, खोखला गोला बनाना है, गोल नहीं बनोगे क्या। ऐसे बेइज्जती मत कराया करो बाबा। ये मैंने बनाया एक खोखला गोला, ठीक है। ऐसे ही बना लो काम चलाने के लिए। ये अंदर की रेडियस, ये बाहर की रेडियस। तो हमसे कहा जा रहा है बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, अब मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो अंदर की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी जी, ठीक है। ये वाली 1 सेंटीमीटर हमें दे रखी मोटाई। अभी समझ में आ रहा है ठीक से। तो धातु का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वो क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस का स्मॉल आर क्यू, ठीक है। स्मॉल आर ये वाला और कैपिटल आर ये वाला, ठीक है। ये मेरे पास कैपिटल आर और ये मेरे पास स्मॉल आर। अभी समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूला लगाया हमने, 4/3 पाई की वैल्यू सही से लिख जाओ बेटा, 4/3 इंटू का पाई की वैल्यू 22/7 इंटू का 9 का क्यू करेंगे तो 9 का क्यू लिख देती हूँ मैं, माइनस का 8 का क्यू, ठीक है जी, 8 का क्यू ये लिख दिया। तो 4/3, क्या बात है सही से क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरे हाथ, थक गए क्या, 22/7 इंटू का 729 में से 512 अगर जाएगा, 729 में से मुझे माइनस करना है 512, तो यहाँ 7 1 और यहाँ 2 217 आ जाएगा, ठीक है ना।
217। अब इसको मैं किससे काट दूं, 7 से, 7 तिया 21 और 7 एकन 7, ये आ गया। अब मुझे करना पड़ेगा मल्टीपल, तो 4 दूनी 8 और 8 एकन 8, 8 तिया 24, इंटू का 11 मेरे को करना है इसमें, तो 8, 12 का 2 कैरी लूंगी, 1 आ जाएगा, 6 और 1 7, और फिर 2 का 2 आ जाएगा, बट्टे में 3, ये आ जाएगा। ठीक है जी, मल्टीपल कर लिया मैंने। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो 3 नियम 27, 0 ना जाने का 0, फिर 3 नियम 27 और यहाँ पर 1/3, ये 909, ऑप्शन सी 909 सही, 1/3, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसी संख्याएं आ जाए कि आप कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो तोड़ लिया करो। मैंने क्या करा, यहाँ से 2 लिया, 4 दूनी 8 करा, फिर 8 का मल्टीपल इसके साथ करा, 8 एकन 8, 8 तिया 24, फिर 24 का मल्टीपल 11 के साथ कर दिया, 8 एकन 8 और 8 तिया 24, ये लिख करके फिर 11 का मल्टीपल कर दिया, 8 और 8 4 12 का 2 कर लेंगे, 1 आ जाएगा, 6 और 1 7, और फिर 2 का 2, ऐसे कर दिया था, ये लिख दिया। ऐसे ही तो करना होता है जल्दी जल्दी बाबा। जो बच्चे टॉप कर जाते हैं वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, वो दिमाग में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसी ग्रह के बच्चे होते हैं और इसी ग्रह पर रह के पढ़ाई करते हैं वो जो टॉप कर जाते हैं। पहले मेरे को लगता था कि जो बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं या टॉप कर लेते हैं उनकी मेंटलिटी बहुत अलग होती होगी, या जो IAS PCS की तैयारी करते हैं उनकी मेंटलिटी बहुत अलग होती होगी। तो मैं एक बार मिली एक IAS की तैयारी करने वाले किसी बंदे से, मतलब अभी हाल फिलहाल में मिली थी, कुछ टाइम पहले ही। नॉर्मल जो गली छाप लौंडे होते हैं ना, ऐसी मेंटलिटी थी उसकी, और उसने 3-4 बार IAS का पेपर क्लियर कर रखा है, इंटरव्यू तक दे के आया है। तो जो इंटरव्यू में बहुत शालीनता से बैठ करके अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं, अंदर की अपनी सारी वो गंदगी को छुपा करके बाहर सिर्फ ये दिखा रहे होते हैं लोगों को कि हाँ आई एम डिसेंट पर्सन। ठीक है, कोई डिसेंट नहीं है, सब राक्षस बैठे हैं अंदर से। मैं भी इसी गलतफहमी में थी कि जो IAS PCS तैयारी करने वाले होते हैं वो सच में थोड़ा सा डिफरेंट मेंटेलिटी रखते होंगे, थोड़ा अलग होते होंगे, अलग सोचते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस उनके अंदर पढ़ने का एक तरीका होता है, बस बाकी सारी चीजें सबकी तरह ही होती है उनके अंदर। बस वो पढ़ाई को थोड़ा सा उस हिसाब से पढ़ते हैं कि एग्जाम की जो नीड है वो कंप्लीट कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो अपने आप को ये मत समझा करो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है और कोई इंटरव्यू दे रहा है तो इतना अच्छे से दे रहा है, बैठ के दे रहा है कि मेरे अंदर ये वाली क्वालिटी नहीं है, मैं ऐसे बोल नहीं सकता हूँ, ऐसे कर नहीं सकता हूँ, तो मेरा नहीं हो पाएगा। वो सब दिखावटी चीजें हैं। आपका सिलेक्शन होगा फिर आप भी ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो करना पड़ता है, वो मांग है आज की। रियलिटी लोगों को हजम नहीं होती ना, ये वाला कुछ सोच लेंगे हम अभी। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्ष में 56,180 और 3 वर्ष में 59,550.80 हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए हमसे कहा जा रहा है। तो आपको एक चीज पता होगी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है हर साल। ठीक है, तो 2 साल में ये हो गई है 56,180 और 3 साल में ये हो जाती है। इसका मतलब कि अगले साल जो ब्याज बड़ा होगा इस पे वो 56,180 पे मिला होगा। ठीक है, तो यहां से मैं ये देख सकती हूँ, यहाँ से मैं लिख लेती हूँ पहले एक एक चीज, साइड से लिखते चलेंगे फिर अच्छे समझ में आएगा कि 2 साल में अगर ये 56,180 हो जाती है और 3 साल में ये 59,550.80 हो जाती है, तो ब्याज जो मिला होगा, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज जो मिला होगा मेरे को 1 साल में, वो कितना होगा, वो होगा पॉइंट के बाद 80, तो ये लिखना ही है मेरे को। उसके बाद 0 का 0, उसके बाद 15 में से 8 जाएंगे 7 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। और ये 1 साल की ब्याज मेरे को मिली किस पर होगी, इस पर मिली होगी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से 1 साल का ही ब्याज है तो नॉर्मल SI वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 साल का SI CI इक्वल टाइप का रहता है। ठीक है ना, इक्वल रहता है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 3370.80 कितना परसेंट है, किसका, इसका 56,180 का।
ठीक है जी। हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। यहाँ से इसको हटाएंगे, 2 जीरो चिपकाएंगे और ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, इससे उड़ा देंगे। अब 5 छिक्के 30 और 6 छक 36, एक बचेगा, फिर 1 छिक्के और 4 बचेंगे, 8 पंच 40, 8 छिक्के 48। ये हमारे पास 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल ली। अब आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले सकते हैं। तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब होगा 3/50। मतलब कि मैं प्रिंसिपल और अमाउंट को लिखना चाहूं तो 1 साल में 50 से कितना होगा, 53। ठीक है, कितने टाइम में, 1 साल में। तो 2 साल में कितना होगा, 50 के स्क्वायर से 53 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 55 2500 और 53 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 3 9 मतलब 09 और 25 में 3 ऐड करेंगे 28, 2809। ठीक है, मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है, जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। मेरे को याद नहीं था 53 का स्क्वायर, मैंने किया। 53 का स्क्वायर नियर बाय 50 पड़ेगा। नियर बाय 50 का रूल होता है कि 50 से कितना ज्यादा है, 3, 3 का स्क्वायर करो, फिर 25 को बेस लेना है, ज्यादा है तो ऐड करना है, तो 25 3 28, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। आप देखो मेरे को दे रखा है 56,180 2 साल का। ठीक है ना, 2 साल में इतना हो जाता है। 2 साल पे हम काम कर रहे हैं ना, इस पे काम कर रहे हैं ना, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ये जो है हमारा 2809, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 56,180। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 28 दूनी 56, 9 दूनी 18, 20 गुना है, तो इसका 20 गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 और ये हमारे पास 3 जीरो और चिपका देंगे। ये आपका क्या होगा, आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले सकते हैं। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से केवल सीआई का, सीआई 2 साल, सीआई 3 साल, ऐसे भी रेशियो ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम सीआई को कंबाइन कर दें तो भी हम इसका रेशियो ले सकते हैं। सीआई पहले 2 साल का, बाद के 2 साल का हमने कंबाइन कर दिया तो भी हम रेशियो ले सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और हम प्रिंसिपल अमाउंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज में सारा कुछ बताया है, बहुत बेसिक से बताया है, बिल्कुल जीरो लेवल से बताया है। अगर आपको बहुत डिटेल में सीखना है तो क्लास देखें आरआरबी एनटीपीसी वाले में चक्रवृद्धि ब्याज की। अगर आपको और बेसिक से देखना है तो नए बैच का आने का वेट करिए। ठीक है, क्योंकि उसमें चीजें बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगी। मैं ये मान के चलूंगी कि आपने पहले कभी मैथ नहीं पढ़ रखा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, और जीरो से लेकर के अगर आप ग्रुप डी से लेकर के एसएससी सीजीएल मैथ्स तक का एग्जाम देंगे आपसे क्लियर होगा वो। ठीक है, ऐसे चीजों को सेट करा है उसमें। मतलब पीडीएफ बना रही हूँ अभी, कुछ बन गई है, कुछ रह गई है, तो अच्छे से उसको लेके चलेंगे। 3 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देय ब्याज और उसी अवधि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज के बीच का अंतर 448 रुपए है। निवेशित राशि का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 3 साल का मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया था, D2 मतलब 2 साल का अंतर, ये होता है P इंटू का R स्क्वायर बट्टे कितना, 10,000। ठीक है, 2 साल का अंतर। 3 साल का अंतर मतलब D3 बराबर 2D2 प्लस 3D2 प्लस D2 का R%। ठीक है, 3 साल का अंतर। और केवल तीसरे साल का अंतर मतलब D3 केवल तीसरे साल का, SICI का केवल तीसरे साल का अंतर, ये होता है 2D2 प्लस D2 का R%। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको एकदम से रटे हुए होने चाहिए, इसमें कोई भी इफ बट नहीं चलेगा। ठीक है, अभी देखो मेरे को तोड़ना पड़ेगा, ये इसको तोड़ लेते हैं। 3D2 प्लस D2 का R% मेरे को बनाना पड़ेगा। R बराबर मेरे को 20% दे रखा है, तो मेरे को ऐसा तोड़ना पड़ेगा कि 3D2 जब मैं करूँ तो उसका 20% मेरे को मिलना चाहिए। तो ये मेरे पास 448। ठीक है, तो मैं इसको किससे कर लूँ, 14 14 14 42, फिर 28 बजे तो 14 28 20% बनेगा। ठीक है ना, ऐसे आपको तोड़ना है। मैं 360 पे भी जा सकती हूँ, 3 का मल्टीपल लेना है, 3 से काटना है, 3 का मल्टीपल बनाना है आपको। ठीक है ना, तो 14 का 14 14 28 14 तिया 42 और प्लस का कितना आ जाएगा 28। अब ये क्या है, 3 पे पहले ले लेती हूँ। ठीक है, 3 में पहले ले लेती हूँ। 3 इंटू का 140 प्लस का कितना आ जाएगा, ये 28। ठीक है, 14 तिया 42, 420 प्लस का 28 448। समझ में आया। अब ये क्या है मेरा D2 का R%, तो ये इसका 20% है क्या, यस।
140 का 10% 14, 20%, 28, 14 में 28 होता है अगर ये, तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि D2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 140। D2 बराबर होता क्या है, P इंटू का R का स्क्वायर, मतलब कि 20 इंटू का 20 बट्टे में कितना 10,000 और बराबर 140। ठीक है, यहाँ से 0 0 0 0 और ये 2 से 25 बार कटेगा और यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 25 0 25 चौका 110 और 25 10 35। ये आपका क्या होगा आंसर 3500। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, इसको हटा के इधर लिख देती हूँ, इधर थोड़ा ये अच्छा सा नहीं लग रहा है, यहां से हटाएंगे और इधर लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3500। फिर भी मेरे हाथ अच्छा तो लिख ही नहीं रहे हैं, कुछ भी बना देते हैं, कभी कभी मेरी बहुत इंसल्ट कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। PQR एक कार्य को क्रमशः 40 दिन 90 दिन और 36 दिनों में कर सकते हैं। P ने कार्य शुरू किया, Q 7 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि R शुरू के 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है तो R ने कितने दिनों तक कार्य किया, ये हमसे कहा जा रहा है। P है हमारे पास, Q है हमारे पास और हमारे पास R है। 40 दिन 90 दिन और 36 दिन। ठीक है, ये तो वर्ग क्या आ जाएगा, टोटल वर्ग होगा LCM। इनका LCM लेंगे, सबसे बड़ी संख्या पकड़ो उसका मल्टीपल करते जाओ, 9 9 9 18 9 27 9 चौक 36 360 होगा, सबसे कटेगा। ठीक है ना, 360 टोटल वर्ग आ जाएगा। इससे काटोगे तो 9 बच जाएगा, इससे काटोगे 9 चौक 36, इससे काटोगे तो 10 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। ये क्या है, ये है इनकी इफिशियंसी, मतलब P जो है एक दिन में 9 काम करता है, Q एक दिन में 4 काम करता है, R एक दिन में 10 काम करता है। अब हुआ क्या है कि P तो हमेशा काम करता रहता है, शुरू से काम करता है और शुरू से 7 दिनों के बाद में Q जुड़ता है काम करने के लिए। ठीक है ना, तो R ने कितने दिनों तक काम किया है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक तरीका है एक्स वैक्स मान के करो, एक तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से कुछ दिनों के बाद ऐड हो रहा है काम करने के लिए तो उसके काम को हमें इधर ऐड करना है। तो मैं कहूँ कि Q शुरू के 7 दिनों के बाद जुड़ा है, तो पहले से ही अगर ये जुड़ा होता, शुरू से ही काम कर रहा होता, तो 7 दिन में 7 चौक 28 काम और करता। ठीक है ना, Q जो है जो कि 7 दिनों के बाद जुड़ा है तो 7 दिनों में ये 28 काम करता। अब R जो है जो कि 8 दिनों के बाद जुड़ा है तो 8 दिनों में ये 8 दाई 80 काम और करता। ये मैंने इसको ऐड कर दिया काम को। ठीक है ना, टोटल काम मेरा ये था, लेकिन ये अगर शुरू से जुड़ते तो ना काम और करते, लेकिन नहीं जुड़े, बाद में जुड़े हैं तो इस काम को इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, फिर सबसे करा लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 108 और 108 को अगर मैं इसमें ऐड करूं तो ये 468। ठीक है ना, 468 काम टोटल हमारा बनेगा। ओके जी, कितना बनेगा 468 काम बना। अब इस पूरे काम को सभी से करा लो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 23 और 23 से 468 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल इसमें से, अब देखो 8 दिनों के बाद R जो है ऐड हुआ है और R का हमसे पूछा है, तो R बराबर कितना आ जाएगा, इससे काटेंगे 23 दूनी 46, 20 सही 8 बट्टे 23 और इसमें से मुझे क्या करना है 8 माइनस कर देना है, तो 12 सही 8 बट्टे 23, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, समझ में आया, 12 सही 8 बट्टा 23, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। R का हमसे केवल पूछा था, तो टोटल अगर हमसे पूछा जाता कि काम कितने दिन में हुआ है तो टोटल काम होता हमारा 20 सही 8 बट्टे 23 दिनों में, लेकिन R ने कितने दिनों तक कार्य किया है ये हमसे पूछा था, तो 12 सही 8 बट्टे 23 दिनों तक R ने जो है काम किया था। बिना x के करना है आपने, एक्स वैक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक्स वैक्स नहीं मानना है। एक पुरुष एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, मतलब कि एक आदमी जिस काम को 20 दिन में करता है उसी काम को एक महिला 30 दिनों में कर सकती है। ठीक है, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 हम इसमें लगाएंगे, तो यहां से मैन और वुमेन की इफिशियंसी आ जाएगी कितने 3 बट्टे 2, 0 से 0 उड़ाएंगे 3 बट्टे 2 आ जाएगी।
तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि मैन की इफिशियंसी 3 है, वुमेन की इफिशियंसी 2 है, तो टोटल जो वर्क होगा वो आ जाएगा मैन की इफिशियंसी इंटू मैन का टाइम, मतलब कि 60। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 60। इस 60 काम को हमें किससे कराना है, हमें कराना है 2 पुरुष, यहीं पे ले लेते हैं 2 पुरुष, मतलब कि 2 इंटू पुरुष की इफिशियंसी 3 प्लस का 3 महिलाएं और महिलाओं की इफिशियंसी 2। ठीक है ना, इनसे कराना है। कितने दिन में करेंगे ये हमसे पूछा है। टोटल काम हमारे पास 60 है। ओके जी, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 12, तो डेज कितने आ जाएंगे 12 5 60, 5 दिन लगेंगे और ये आपका आंसर होगा 5 डेज। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर। आप ऐसे नहीं करके इसे एक लाइन में भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने इफिशियंसी ले ली, उसके बाद ये वाली लाइन को हटा करके आप यहाँ पे भी इसको लिख सकते थे, कितना 20 इंटू का 3, फिर भी काट सकते थे। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको वर्क भी बता रहे कि टोटल जो वर्क आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला हमने लगाया था इसमें m1 इंटू का d1 बराबर m2 इंटू का d2। एक फॉर्मूला और लिखेंगे m1 इंटू का d1 बट्टे वर्ग 1 बराबर m2 इंटू का d2 बट्टे में वर्ग 2, और 3 भी दे रखा होता तो m3 इंटू का d3 बट्टे में वर्ग 3। जैसा भी दे रखा होगा हमसे वैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये बाई का 2/3 बराबर जेड का 8/15 है, तो बाई अनुपात जेड कितना होगा। इतना लल्लुआ सवाल तो नहीं पूछना चाहिए था, बट ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी भी पूछने पड़ेंगे, सारे टफ नहीं पूछ सकते। यहाँ से इसको काटेंगे 4 बार जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे 5 बार जाएगा, तो बाई अनुपात जेड बराबर कितना आ जाएगा 4:5। ये क्या होगा आपका आंसर। अभी मत बोल देना कि बेसिक से कराओ मैम इसको सर्च को, ठीक है, नहीं तो हम कुटा देंगे आपको। ये बहुत बेसिक है। यहाँ आएंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वार्षिक लाभ प्रतिशत आलेख में दिए गए सभी वर्षों में वार्षिक लाभ प्रतिशत के औसत के निकटतम था। देखो बाप रे, ये सब परसेंटेज में ही दे रखा है। ठीक है जी, प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय अ कार। ठीक है ना, तो हमको एवरेज निकालना है इनका। पहले ऐड करेंगे, ये 100 हो जाएगा, 140, 205 और 275, 75 और 30 इधर लगाएंगे तो 305 और 335। ठीक है, 335 बट्टे 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा आपका 6×5 = 30, फिर 6×5 की 6 36 कर सकते हैं, थोड़ा सा कम है बस। ठीक है ना, लगभग में लिख सकते हैं ना। चलो भैया नहीं लिखते हैं, नहीं तो आपकी अंतड़ियां रोती रहेंगी। ऐसे ही करेंगे 6×30, फिर 6×30, फिर आपका 5 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे और 6×8 = 48, फिर आपका 2 बचेगा, 6×3 = 18। ये ठीक है ना, तो लगभग 56 के आसपास जाना है। 56 के आसपास हमारा एक ही है, कौन सा, ये वाला 55। ये वाला आपका 2008 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि 5.83 ये कैसा होगा, लगभग बराबर होगा किसके, 55 के। दिस इज आंसर। और ये किस में है, 2008 में। और कोई संख्या इसके नियर बाय में है नहीं, तो हमें नियर बाय में पकड़ना था। ठीक है, लगभग बराबर मतलब निकटतम है ना, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। चलिए, यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 है, तो संख्या क्या है, 23.5% बराबर 11.75 है, तो संख्या अपने आप में 100% होगी बाबा। ठीक है, ये इसका कितना गुना है, 2 पंजे 10, 5 15 55 25, 0.5 गुना है। ठीक है, कितना गुना है, 0.5 गुना। तो इधर भी कितना करेंगे, 0.5 गुना करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50। ये आपका आंसर बा होगा। आंसर बा मतलब कि आंसर होगा। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन है हमारा, के जो है वो 1/4, 2/3, 4/5, 5/8, 3/4 की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल है क्या, के। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या मैंने आपको पता करना बताया फ्रैक्शन में, कैसे निकालना है, क्रॉस मल्टीपल करके पता करना है। ठीक है,
देखो मैंने आपको सिखाया है, अगर कोई भी ये बोलेगा ना कि नहीं मैम आपने नहीं सिखाया है, हम सच में कुटा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 एकन 3 और 4 दूनी 8, ये वाला बड़ा है अभी, जिधर बड़ा होता चला जाएगा वो बड़ा होगा। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, ये वाला बड़ा है अभी। 8 चौक 32, 55 25, ये वाला बड़ा है अभी। 4 चौक 16, 5 तिया 15, ये वाला बड़ा है। तो सबसे लार्ज वाला हमें मिला, बड़ा वाला मिला। अब सबसे छोटा वाला ढूंढना है। तो 3 एकन 3, 4 दूनी 8, ये वाला छोटा है। 5, ये तो सबसे बड़ा हो गया। 8 एकन 8 और 5 चौक 20, ये वाला छोटा है अभी। 4 एकन 4, 4 तिया 12, ये वाला छोटा है, स्मॉल वाला हो गया। देखो कितनी जल्दी छाट लिया आपने, फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू का 4/5, 4 से 4 जाएगा 1/5। के बराबर अगर 1/5 है तो ये है मेरे पास 1/k प्लस का 4, और ये है मेरे पास 1/k माइनस का 2। अब के बराबर 1/5 है तो उल्टा करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस का 4 और ये है 5 माइनस के 2, ठीक है ना। तो ये 9 तिया 27, ये आपका आंसर होगा। 9 तिया 27, 27 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। के बराबर हमारे पास 1/5 है तो 1/k करोगे, 1 इधर करो तो 5 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास केवल 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो, 2 अंक की संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, 2 अंक की संख्या के अंकों का योग क्या है। तो 2 अंक की संख्या मैंने x मान ली, x के आधे से 15 कम है कितना, 2 अंक की संख्या का 7वां भाग, मतलब x का 1/7 भाग। 15 कम है मतलब 15 इज इक्वल टू 15। तो एलसीएम लेंगे, 7 दूनी 14, ऊपर 7x माइनस का 2x मतलब कि 5x, बराबर कितना आ जाएगा 15। तो 5 तिया 15 और x बराबर 14 तिया 42। तो मेरे से क्या पूछा है, इसके अंकों का योग। तो 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 6, ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो सिर को थोड़ा सा जोर से दीवार में मारना है, याददाश्त ना जाए, बस इतनी जोर से, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे लल्लुएस्ट क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन सभी मैंने प्रैक्टिस में दिए हैं, आप करेंगे इनकी प्रैक्टिस और अपनी कैलकुलेशन एकदम जबरदस्त बनाएंगे। प्रैक्टिस और ये भी प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन सभी आप प्रैक्टिस में करके लाएंगे। और कौन सा है, ये भी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए लल्लुएस्ट टाइप के क्वेश्चन सभी रहेंगे आपके लिए, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस, इससे आपके क्या होगा ना, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, करेंगे तभी होगी। अभी इसमें इसे मैं सॉल्व करा देती हूँ। 245 से 275 और 385 का महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक मतलब मेरे से पूछा है HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी वो संख्या जो सभी संख्याओं को डिवाइड करे। तो बड़ी से बड़ी संख्या पकड़ लो, इसमें 35 पकड़ा मैंने, 35 से देखो क्या डिवाइड हो रही है, डिवाइड होगी, देखो 7 21 और 5 7 35, ये तो डिवाइड हो रही है। 5 15 55 25, ये भी डिवाइड हो रही है। 35 से 35 3 बचेगा, 35 से ये भी डिवाइड हो रही है, सब डिवाइड हो रहा है, ये आपका आंसर होगा। 35 सेकंड 35, 3 बचेगा, फिर 35 सेकंड 35, खत्म कहानी। ऐसे ही तो करना होता है, ऐसे ही एग्जाम में यही तरीका लगाना होता है बाबा, ठीक है। चलो, निम्न परीक्षणों के बहुलक और माध्य में अंतर कितना है। बहुलक क्या होता है, वो संख्या जो बार 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 रिपीट हो रही हो, मतलब कि मैक्सिमम टाइम जो संख्या इसमें आई हो वो होता है बहुलक। मैंने आपको ये अच्छे से करा रखा है, आप इसे अगर आपको नहीं आता है तो क्लास देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा मोड होगा मतलब बहुलक होगा, वो कितना आ जाएगा, 12 एक मात्र संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो 12 हमारा मोड आ जाएगा, मतलब कि बहुलक आ जाएगा। माध्य, अब मीन मेरे को निकालना है, तो मीन होता है एवरेज, ठीक है ना, एवरेज। मीन कितना आ जाएगा, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो 12 तिया 36, 36 और 4 लेंगे 40, 45 51 58 58 और 66 66 और 71 और ये 80, ठीक है ना, 80 बट्टे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग करेंगे इसे, तो 8 हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा।
इन दोनों का डिफरेंस मेरे से पूछा है। 12 माइनस के 8 बराबर 4, ये आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया? चलिए ऐसे ही तो करना है, यही तो तरीका है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मैंने आपको सिलेबस इसलिए पहले अच्छे से करा रखा था ताकि आपका, देखो मैं ये एग्जैक्ट पेपर है, कोई क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लिया है, ये मेंस का पेपर है, आप एक एक क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है ये सिलेबस में, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने सिलेबस में नहीं कराया हो अभी तक। समझ रहे हो? अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चन मैंने सिलेबस में कराए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें, आप चेक कर सकते हैं उठा करके एक एक क्वेश्चन को। हाँ संख्याएं थोड़ी सी बदली बदली मिलेंगी लेकिन तरीके सेम लगेंगे, क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। फिर छोड़ो 29, 36, 21, 18, 7, 19 के का माध्य 21.25 है और फिर छोड़ो इसका बहुलक 29 है, तो p माइनस के का मान क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले बहुलक निकाल लें p, ठीक है ना। p बहुलक 29 है, इसका मतलब है कि p की वैल्यू 29 होगी, ये 29 और इसको भी 29 होना चाहिए, इसको भी 29 होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा बहुलक 29 होगा। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। अब मेरे को चाहिए k को निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत हमें करनी पड़ेगी, तो इसको हटाएंगे और इधर लिखेंगे p बराबर 29 और k हमें पता करना है। इधर k से हम k पता करेंगे, इधर हम इसका माध्य 21.25 है, ऐड करेंगे इधर हम इसको सबसे पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, 30, 50 और 70, 80, 90 और एक इधर लगाएंगे तो 100, 106, 106 और 114, 114 और 115, 115, 121, 130 आ जाएगा, ठीक है ना। 121, 130, 130 प्लस का 2k बट्टे में 8 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो 8 उधर चला जाएगा मल्टीपल में, तो 21.25 इंटू का 8 ये आ जाएगा। ओके जी। अभी 130 प्लस का 2k बराबर, इसको मैं मल्टीपल करूं तो 25 अट्ठे 200, 200 जीरो चला जाएगा, 2 बचेगा, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 एकन 8, ठीक है। और 2 और थे 170, 170 आ जाएगा, ठीक है। 170 ये आ जाएगा आपका 170। ओके जी। तो यहाँ से 2k बराबर कितना आ जाएगा, 130 इधर जाएगा 40, 40 और k बराबर कितना आ जाएगा आपका 20, ठीक है। k बराबर कितना आ गया 20। अब k बराबर अगर 20 है तो मेरे से पूछा है p माइनस का k, मतलब 29 माइनस का 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 और ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़े, कर पाएंगे कैलकुलेशन ऐसे? कोई क्वेश्चन आएगा तो जल्दी करनी है। देखो इसको हमने करा 25 अट्ठे 200 होता है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 जीरो उड़ जाएंगे, 2 बचेगा केवल, फिर 8 8 16 168, 2 और 170, ठीक है। चलो, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल को या फिर किसी सिग्नल हो गया, प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति हो गया, फिर किसी पोल को पार करती है, तो वो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करती है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि वो अपनी लंबाई को, जो कि 450 मीटर है, उसको 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी, ये आपसे कहा जा रहा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो 450, अरे दूरी बट्टे 4, टाइम बराबर दूरी बट्टे 4, 450 बट्टे 54, 54 है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5 बट्टे 18 से गुणा करेंगे, 18 चला जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। 18 तिया 54 और 5 तिया 15 तिया 45, 30 सेकंड, ये 30 सेकंड आपका आंसर होगा। 30 सेकंड में पार कर लेगी ये ट्रेन अपनी लंबाई को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान था बहुत ज्यादा, ये सब मैंने करा रखे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कराया हो।
ये क्वेश्चन है हमारा, यदि 1/1 प्लस टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस के टेन थीटा इक्वल टू 4 है, थीटा जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, 2 हमारे पास बचेगा जी। समझ में आ रहा है। ऊपर जाएगा तो ये प्लस का, ये 1 माइनस टेन थीटा और प्लस 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा कट जाएगा, 1 1 2 बचेगा हमारे पास। यहाँ से काटेंगे 2, यहाँ से इसको ऊपर ले जाएं तो मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, इसको पहले लिखती हूँ मैं, ठीक है, तरीके से ही लिखती हूँ। तरीके से अगर मैं इसको लिखूं तो इसको इधर ले जाती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ, तो 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1/2 लिख सकती हूँ, ठीक है, लिख सकती हूँ। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो केवल टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से केवल टेन थीटा बराबर मैं 1/√2 लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ या नहीं, आप कहोगे यस मैम, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो टेन थीटा बराबर 1/√2 है। अब हम क्या बना लेंगे, ट्रायंगल, ठीक है ना। जब कुछ ना मिल रहा हो तो ट्रायंगल बना लो आप। कौन सा वाला, राइट एंगल ट्रायंगल रे बाबा, ट्रिग्नोमेट्री में यही चलता है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, तो ये होगा √2, ये होगा 1, तो ये कितना आ जाएगा √3। ओके, अब हम करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, तो कोसेक थीटा √3 बटे √2, ठीक है। इसका क्या, स्क्वायर, प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक बराबर हाइपोटेनियस बटे बेस, तो √3 बटे 1 और इसका स्क्वायर। तो ये हमारा, ये जो पूछा था ये, इसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 3/2 प्लस का 3/1, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना अभी, नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 हमने लिया एलसीएम, तो 3 प्लस का 1 से काटोगे 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, तो 9/2 ये आपका आंसर होगा। 9/2 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही करना है। और शॉर्ट में थीटा बीटा मान लोगे दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे ही करना है, जल्दी हो जाएगा। ये 3x प्लस का 2y बराबर 13 है, y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4 इक्वल टू 0 है, तो x और y ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या है, y माइनस के 2 का होल स्क्वायर। इतना घटिया क्वेश्चन कौन बनाता है। y माइनस के 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से। अब y बराबर अगर 2 है तो यहाँ रख देंगे हम वैल्यू 3x प्लस का 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस करेंगे तो 9/3 बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 3 और y बराबर 2 मेरे को वहां दे रखा है, तो ये आपके आंसर होंगे। 3 और 2 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं है भाई, ये तो उसका है, ठीक है ना। ये हमारा रूट का 2k प्लस का 11 का मान ज्ञात कीजिए, जहां k जो है 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत है। बाप रे, इन सभी संख्याओं का औसत है k। इनको करेंगे ऐड करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 30, 40, 50, 60, 80 और 92 और 95, ठीक है जी। 95 और संख्याएं हैं मेरे पास में 5, तो 95/5 बराबर मेरे पास क्या है, k। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 5 एकन 5 और 5 9 45, 19 आ जाएगा यहाँ से। k बराबर अगर हमारे पास 19 है, तो ये जो हमसे पूछा है रूट का कितना है, 2 इंटू का 19 प्लस का 11, 19 दूनी 38 और इसमें 11 ऐड करेंगे तो 9 और 4 49 बनेगा, ठीक है ना। कितना बनेगा, 49। तो रूट का 49 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो रूट का 49 7। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो क्या करना है, टाइम मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। मेरे को लगेगा डाउट जेन्युइन है तो नेक्स्ट क्लास में से सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और बचा है, उसे सॉल्व करेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। तो 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना है? बाप रे, क्या भयंकर टाइप का क्वेश्चन है भाई। 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत। तो शेष 3 संख्याओं का सबसे पहले मेरे को सम निकालना पड़ेगा बाबा। तो एक तरीका तो है बेसिक वाला, बेसिक से, एक तरीका है कि जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी करने वाला तरीका है कि 30 संख्याओं का औसत अगर 55 है, तो मैं मान लूं कि सभी संख्याएं अगर 55 हैं, तो बाकी की जो 15 संख्या है पहली वाली, उनका औसत ही 55 होना चाहिए था, लेकिन 51 है। कितना कम है? तो आप कहेंगे कि 4 कम है। और बाकी के जो 12 संख्या हैं उनका औसत 56 है। कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 1 ज्यादा है। तो अभी मेरे पास 3 संख्याएं बची, 27 30 संख्याएं। तो 3 जो संख्या है, 3 जो नंबर है मेरे पास, उनका जो सम आएगा वो आएगा, अगर मैं सबको 55 मानती हूँ तो 55 × 3 प्लस माइनस का जो भी रहेगा, क्योंकि ये संख्या बाहर रखी तो यहाँ से कुछ छोड़ा होगा और कुछ लिया होगा इन्होंने, ठीक है। तो माइनस के 4 है तो 15 चौका 60, यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर 12 प्लस का, ठीक है। तो माइनस वाला प्लस करना है, यहाँ छोड़ गई है तो यहाँ पे लेना है इनको, और प्लस वाला माइनस करना है, ठीक है। तो प्लस के 60 और माइनस के 12 यहाँ पर करेंगे। तो ये 5 दिया 15 का मतलब होगा 5 और 6 165 और 48 यहाँ पर ऐड करना है हमको। तो 8 5 13 के 3 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 10 और 11 और कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, तो 213 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 213, ठीक है ना, 213। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बराबर 213। 213 3 संख्याओं का सम आया, ठीक है। ये जो 3 संख्याएं हैं इनका सम कितना आया मेरे पास? 213। अब मेरे पास सिर्फ इसका एवरेज नहीं पूछा है, मेरे को 68 और 74 ये भी पूछा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अभी देखो यहाँ पर ये छोड़ के गई थी, कम है, माइनस का 4 है, तो यहाँ से इनको ले लेना है, इनमें ऐड कर देना है। यहाँ से ज्यादा लिया था तो यहाँ से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। जो लेना देना है ना, हिसाब किताब क्लियर रखना है अपना हिसाब किताब कैसा रखना है? क्लियर, ठीक है। तो एवरेज मुझे बताना है 68 प्लस का 74 प्लस का 213। तो 3 संख्याएं ये है, 2 संख्याएं ये है, 5 से सेम करेंगे डिवाइड, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है? तो यहाँ से 8 4 12 और 3 कितना होगा आपका? 15। 15 के 5 कैरी लेंगे 1 आएगा, तो 1 और 1 2 और 7 9, 9 और 8 6 कितना होगा आपका? 15, कैरी लेंगे 1, तो ये आपका 355, 355/5। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 5 7 35 और 5 1 5, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा 71, ऑप्शन ए। पूरा पूरा कट रहा है वो, तो काट दिया हमने। गलत तो नहीं किया ना, कुछ भी गलत नहीं किया भाई। 8 4 12 और 3 15 और 15 लास्ट में 5 है तो कटेगा, ठीक है। चलो, ये क्या था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया हो तो क्या करना है? पूछ लेना है, ठीक है। सिर्फ दीवार में नहीं मारना है, पूछ लेना है। कमेंट बॉक्स में जाना है, मेरे को टाइम मेंशन कर देना है, कितने टाइम पर ये वाला क्वेश्चन है मैम, मेरे को रिपीट कर दीजिए। मेरे को डाउट अगर वास्तव में लगेगा कि हाँ जेन्युइन है, पूछने लायक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में से जरूर रिपीट करूंगी, ठीक है। क्लास अभी डेली होगी, सिलेबस कराएंगे, नया बैच शुरू होगा, ठीक है। तब तक इसको करा के खत्म कर देते हैं, क्योंकि बीच बीच में है ना बच्चे कहेंगे मैम एनटीपीसी का करा दो, मैम एनटीपीसी का करा दो, तो इसको करा के खत्म कर देंगे। उसके बाद नया बैच लॉन्च करेंगे, तो उसमें फिर उसी पे फोकस रहेगा। अच्छे से वो मेरे को कराना है, तो फिर उसमें बीच में कुछ और नहीं चलेगा फिर, ठीक है ना। तो इसलिए से करा देते हैं, और बीच में छोटे छोटे टॉपिक में अलग से कराते रहूंगी, जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगेंगे वो, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखना, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है।